हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कराया जा रहा है दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें और उसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रदान करता है। यह प्रावधान करता है कि संविधान संशोधन एक कानून नहीं है और इसे न्यायालय में या न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब पहला सही है, दूसरा जो है गलत है। ठीक, यह न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रदान करता है, आपका सही हो जाएगा। दूसरे में क्या कह रहा है कि यह प्रावधान करता है कि संविधान संशोधन एक कानून नहीं है और इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दिया जा सकता है, यह विकल्प आपका गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद 13 प्रावधान करता है कि संवैधानिक संशोधन एक कानून नहीं है, अतः इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दिया जा सकता, यह कथन आपका गलत हो जाएगा। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा किया था कि संविधान संशोधन को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है कि यह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है जो संविधान की बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, और उस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय इसे शून्य घोषित कर सकता है, अर्थात इसे नल एंड वाइड करार दे सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 16वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शपथ या प्रतिज्ञान में संप्रभुता और अखंडता शब्द 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा जोड़ा गया था। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों पर अधिनियमित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, लोकसभा में बहस और मतदान करने के लिए एक संसद सदस्य को अनुच्छेद 99 के तहत संविधान में निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञान का पालन करना, सदन में अपनी सदस्यता धारण करनी होती है। उसके साथ साथ शपथ में अंतिम परिवर्तन जो संविधान में किया गया था वह 16वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि शपथ लेने वाले भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, उसे अक्षुण्ण रखने की शपथ लेंगे, इसमें इनको शामिल किया गया था। ठीक है, शपथ लेने के समय ठीक संप्रभुता और अखंडता को जो जोड़ा गया था वह 16वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और दूसरे में क्या कह रहा है, और यह संशोधन जो हुआ था राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश पर किया गया था, तो ये भी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राज्य प्रमुख कहा जाता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय प्रणाली योजना में राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वास्तविक जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर इसमें हम देखा जाए तो इसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो है वह सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है, इसमें राज्य का प्रमुख पूछा है, तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। अगर सरकार का प्रमुख पूछता तो वो हो जाता प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को किसी भी पदमुक्त या किसी भी समय पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कट गया है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को किसी भी समय पदमुक्त किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वह निश्चित नहीं होता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि राष्ट्रपति उसे जब चाहे तब उसे हटा सकता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति उसे पदमुक्त नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति उसे जब चाहे तब हटा देगा, जैसे कि राज्यपाल को
यहाँ पे कंडीशन इसके ऊपर ये अप्लाई होता है कि अगर प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो उसे राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है, ठीक। और प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते यह संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो हैं उसका निर्धारण संसद करता है। और लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे इस्तीफा देना होगा। राष्ट्रपति उसे पदमुक्त कर सकता है, किस कंडीशन में? अगर उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं होता है तो, ठीक। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि संघ का राष्ट्रपति? किसने कहा था? केटी शाह ने, भीमराव अम्बेडकर ने, रामसे मुइर ने, या फिर आइवर जेनिंग्स ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ किसी की तुलना करनी है तो भारत का प्रधानमंत्री होगा, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद, राज्यसभा, लोकसभा, या फिर राज्य विधान मंडल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। देखिए, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74 इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की स्थिति क्या होगी, इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 74 में किया गया है। और अनुच्छेद 75 इसमें मंत्रियों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनकी जिम्मेदारी, उनकी योग्यता, उनके शपथ, वेतन, भत्ते, इन सब के बारे में उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 75 में किया गया है। और इसी में कहा गया अनुच्छेद 75 में ही कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। और मंत्री जो होंगे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। और किसी राष्ट्रपति जो है किसी मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो दिलाएगा। यह सभी उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 75 में किया गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संसद के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 79 से 122, अनुच्छेद 168 से 212, अनुच्छेद 245 से 255, या फिर अनुच्छेद 256 से 263? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79 से 122। यह सभी जो है संसद से संबंधित है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 संसद के संगठन, उनकी संरचना, उसकी अवधि, अधिकारी उसके जो होंगे, उसकी प्रक्रियाएं, उसके विशेषाधिकार, शक्तियां, इन सब का जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 238, 240, 250, या फिर 248? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है क्या कहते हैं, राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 250, ठीक, 250। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाम परिवर्तन करने के लिए, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने के लिए संसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना होगा? किसी का नाम परिवर्तन करने के लिए संसद को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत संशोधन करना होगा, ये बताना है। अनुच्छेद 1, 2, 3 या फिर 4? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 में संशोधन करना होगा। देखिए, अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है कि वह किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर राज्यों के हिस्से को शामिल करके, या फिर किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र में शामिल करके एक नए राज्य का निर्माण करे, या फिर किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकता है, या किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, या फिर किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है। ये सभी जो किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को संवैधानिक मान्यता, जो सांविधिक मान्यता दी गई थी, कब दी गई थी? 1967, 1984, 1977 या फिर 1990? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1977 में। 1977 में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता जिसकी सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां, मतलब 10वां हिस्सा जो है उसे प्राप्त होना चाहिए, ठीक, उसे जो है सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दिया जाएगा। और सदन में, प्रत्येक सदन में विपक्ष का नेता होगा। उसका जो मुख्य कार्य है सरकार की नीतियों और वैकल्पिक सरकार की रचनात्मक आलोचना करना,
और लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है, और पहले जो विपक्ष के नेता थे वह राम सुबोध थे, राम सुबोध थे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सचेतक के पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष या फिर संसद में, अपना सचेतक होता है, चाहे वो सत्ता में हो या फिर न हो, उसका एक सचेतक, जो इसे विहिप कहा जाता है, होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका उल्लेख संविधान में किया गया, यह गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान, सदन के नियम और संसदीय कानून, किसी में भी सचेतक के पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो संविधान में सचेतक या विहिप के पद का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। उनका निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के समान होता है। उनका चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर आधारित होता है। कौन सा विकल्प इसमें सही है यह बताना है। इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी सही है। देखिए, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष विधि से होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव की तरह एकल संक्रमणी मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। उसके साथ साथ उनका निर्वाचक मंडल निम्नलिखित दो मामलों में राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल से अलग होता है। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और दूसरा, इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य जो हैं वह शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक, तो इसमें जो है ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। और इसमें जो क्या कहा है कि इसके किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे जो है 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। ठीक है, ना कि 30 वर्ष। तो बी आपका सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत है। ठीक, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सत्रावसान क्या है? सत्रावसान की बात करें तो संसद की बैठक का निर्दिष्ट समय के लिए समाप्त होना या संसद के सत्र की समाप्ति, संसद के सभी सदस्यों के बैठक के लिए बुलाने की प्रक्रिया, या फिर बैठक का आयोजन करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सत्रावसान का तात्पर्य है संसद के सत्र की समाप्ति। संसद का जो सत्र चल रहा होता है, जैसे वर्तमान समय में अगर बजट सत्र चल रहा हो या फिर से मानसून सत्र चल रहा है, उस सत्र की समाप्ति को सत्रावसान कहा जाता है। ठीक, स्थगन जो है एक बैठक में काम को एक निर्दिष्ट समय के लिए निलंबित कर देता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है। और जब बैठक को अगली बैठक के लिए किसी निश्चित समय तारीख के बिना समाप्त कर दिया जाता है तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। ठीक है, जैसे संसद की बैठक का निर्दिष्ट समय के लिए स्थगन, या संसद के सभी सदस्यों को, देखिए सत्रावसान जो है संसद के सत्र को समाप्त करना, स्थगन जो है संसद की बैठक का निर्दिष्ट समय के लिए समाप्त होना, आहूत करना मतलब है बैठक का आयोजन करने के लिए आवश्यक सदस्य या संसद के सभी सदस्यों को बैठक के लिए बुलाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या होगा, उसे आहूत करना होता है। गढ़पूर्ति, बैठक का आयोजित करने के लिए जो आवश्यक सदस्यों की संख्या होती है उसे गढ़पूर्ति कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसमें कुछ संविधान संशोधन दिए गए हैं और विषय दिया गया है कि इस संविधान संशोधन द्वारा कौन सा विषय जोड़ा गया था, उसे जो है आपको सम्मिलित करना। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन की बात करें अगर हम, तो इसके अंतर्गत दल बदल कानूनी को जो है जोड़ा गया था। ठीक, 61वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन, यह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। और 86वां संविधान संशोधन जो है यह शिक्षा को जो शिक्षा के अधिकार, या कह सकते हैं कि
शिक्षा को जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3-2-1-4, 3-2-1-4 ऑप्शन डी सही है, 3-2-1-4। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। जब राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है तो विधेयक के अधिनियमन में उसकी कोई और भूमिका नहीं रहती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। और इसे अगर हम बात करें संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 में राज्य कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता से मिलकर के बनेगा। और इसमें प्रत्येक धन विधेयक राज्य विधानमंडल, जिसमें एक सदनीय या द्विसदनीय हो, प्रत्येक धन विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उसके पास 3 विकल्प होते हैं, मतलब उसके पास जो धन विधेयक को लेकर के जो शक्तियाँ होती, 3 शक्तियाँ होती, वो कौन कौन सी होती हैं? वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, तब विधेयक अधिनियम बन जाएगा, या फिर वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बनेगा, या फिर वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। और इस प्रकार राज्यपाल जो है किसी धन विधेयक को राज्य विधायिका के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। याद रखिएगा, जो धन विधेयक है उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। राज्यपाल किसी धन विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, क्योंकि यह उसकी पूर्व अनुमति से ही विधानमंडल में प्रस्तुत की जाती है, इसलिए इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति के लिए इसे आरक्षित कर सकता है। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। किसी भी राज्य को क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। पहला देखिए कि इसमें क्या कह रहा है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है भारत को। ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ मतलब राज्य जो हैं, राज्यों को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन राज्य मिलकर के संघ को समाप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर संसद चाहे तो किसी राज्य को समाप्त करके किसी दूसरे राज्य में मर्ज कर सकता है। मतलब राज्यों का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, इसलिए राज्य क्या है? राज्य विनाशी हैं। लेकिन संघ क्या है? अविनाशी, मतलब संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। और दूसरा, इसमें कहा क्या गया कि किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई। ये बात भी सही है, संविधान में क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं दी गई है। ठीक है, संसद अगर चाहे तो संविधान संशोधन के माध्यम से किसी क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, इसकी जो गारंटी है क्षेत्रीय अखंडता की संविधान के द्वारा उपलब्ध नहीं है। तो बी आपका सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। गिरफ्तारी और हिरासत में संरक्षण, यह जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको संरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है, अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में जो आरक्षण दिया गया है या संरक्षण दिया गया है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। मानव व्यापार का निषेध किया गया किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 2-3-1-4 ऑप्शन ही हो जाएगा, 2-3-1-4 ऑप्शन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्दों को जोड़ा गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसमें जो है इसका सही है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, यह आपका सही है। दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है। गलत क्यों है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक नहीं, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा।
निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय के मामलों पर विचार कीजिए और उन्हें प्रारंभ से अंत तक लेकर के अंतिम मामले तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथ मामला, मेनका गांधी मिनर्वा मिल्स मामला, इन्हें क्रम से लगाना है। जो निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इनको क्रम से आपको लगाना है। देखिए, केशवानंद भारतीवाद की अगर हम बात करें, केशवानंद भारतीवाद में जो निर्णय आया था यह 1973 में आया था, 1973 में। गोलकनाथवाद में जो निर्णय आया था यह 1967 में आया था। ठीक। मेनका गांधीवाद में निर्णय आया था 1978 में, और मिनर्वा मिल्स मामला जो है यह 1980 का है, 1980 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम में है? संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसे जो है प्रस्तावना में जो ये शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको कालक्रम में व्यवस्थित, मतलब जो है इन्हें क्रम से आपको लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में जो इसे जोड़ा गया है, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपका सही हो जाएगा। ये सही है। ठीक, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, 26 नवंबर 1949 के अनुसार भारत के संविधान में शामिल था प्रस्तावना 389 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, या फिर 385 अनुच्छेद 12 अनुसूची, या फिर 392 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मूल संविधान में जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है? इसका गठन क्रिप्स मिशन प्रस्ताव द्वारा किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और यह पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और तीसरा, यह दोनों पहला और सी, ए और सी सही है, बी गलत है। ठीक है, देखिए संविधान इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प सही नहीं है, सॉरी कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो ए और सी यह दोनों गलत है। ठीक, क्योंकि संविधान सभा का जो गठन किया गया था 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था, न कि क्रिप्स मिशन के तहत। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। और इसके सदस्यों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया था। जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना गया था, न कि प्रत्यक्ष। इसमें क्या दिया है कि यह पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय थी, ये भी आपका गलत है। ठीक है, और संविधान सभा का जो गठन हुआ था यह वृहद तौर पर ब्रिटिश कैबिनेट की समिति द्वारा प्रस्तावित योजना द्वारा सुझाई गई रेखाओं के अनुसार किया गया था, जिसे कैबिनेट मिशन के रूप में जाना जाता है। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्य एकल संक्रमणी मत के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा अपने प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करेंगे। ठीक है, तो पहला ए और सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, और इसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये आपका सही हो जाएगा। पहले बैठक का जो आयोजन किया गया था 9 दिसंबर 1946 का किया गया था। ठीक, ऑप्शन डी सही है, मतलब पहले ए और डी जो है गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। संविधान सभा की कुछ समितियां हैं और उसके अध्यक्ष। सदन समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? देखिए, सदन समिति के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक, सदन समिति के अध्यक्ष। और प्रक्रिया या नियम समिति के अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार के लिए उप समिति के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 4-2 3-1, 4-2-3-1, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें अगर हम बात करें संविधान सभा की कुछ समिति और अध्यक्ष की, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए जो सलाहकार समिति थी, इसमें सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। और इस समिति के अंतर्गत 5 समितियाँ थी। इस के अंतर्गत जो है इस समिति को 5 उप समिति में बांटा गया था, जिसमें अल्पसंख्यक उप समिति जो थी इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। मूल अधिकार की जो उप समिति थी इसके अध्यक्ष JB कृपलानी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़ करके, ठीक है, इसके जो समिति थे गोपीनाथ बारदोलाई थे। और छोड़े गए एवं मानसिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र जो थे जिसके अंतर्गत असम का क्षेत्र आता था, इसमें AV
जो ठक्कर हैं वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और प्रक्रिया या नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष जो है, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी स्टॉप समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर। सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारामैया थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी। राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। तो यह जो कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी और किसके निर्देशन में या इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी याद रखिएगा। ठीक है। छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर मेघालय? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर से। मणिपुर से छठी अनुसूची का संबंध जो है मणिपुर से है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए, भारत के संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो आदिवासी क्षेत्र हैं इनका प्रावधान किया गया है। ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रावधान किया गया है किसमें? छठी अनुसूची में। ठीक। बाकी इसमें मणिपुर का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मणिपुर का इसमें उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची भारत के निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से किसके द्वारा सम्मिलित की गई थी? पहली, 7वीं, 11वीं या फिर 12वीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली। देखिए, अनुसूची में संघ और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसे संविधान के पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। और सिक्किम के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 371F में किया गया है। ठीक है, 371F में। और देखिए, 35वां संविधान संशोधन जो था उसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का अधिराज्य घोषित किया गया था। ठीक है, भारत के अंतर्गत एक क्षेत्र घोषित किया गया था और 36वां संविधान संशोधन द्वारा इसे भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसके बारे में जो विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 371F में किया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन या उससे असंगत करने वाले सभी कानून शून्य और अमान्य होंगे। केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दिया जा सकता है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जो कि दस्तावेज के मूल ढांचे का एक घटक है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें अनुच्छेद 13 सब क्लॉज फर्स्ट, इसके अनुसार संविधान से पहले बनाए गए कोई भी कानून उस सीमा तक अमान्य है जब तक वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। और यह आगे स्पष्ट करता है कि संविधान की जो आवश्यकताएं हैं केवल कानून के उस हिस्से पर लागू होती हैं जिसे अमान्य घोषित किया जाएगा, पूरे कानून पर नहीं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई कानून जो बनाया जा रहा है उस पर पूरा कानून नहीं बल्कि उसका कोई एक भाग है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो इस कंडीशन में उस पूरे कानून को अब असंवैधानिक घोषित न करके वह भाग जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है केवल उसको ही असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 25, 26, 27 या फिर 28? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या प्रावधान किया गया है कि किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसी में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी एक धर्म की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान नहीं कर सकता है। ठीक, मतलब जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, जो लोगों द्वारा दिया गया टैक्स है, उसका उपयोग सरकार किसी एक धर्म की उन्नति के लिए नहीं कर सकता है। ठीक, सभी धर्मों की उन्नति के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी एक धर्म के लिए ऐसा किया जा रहा है तो वैसा नहीं किया जा सकता है। ये भी अनुच्छेद 27 में बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, कानूनी प्रक्रिया का कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत से बाहर यात्रा करने का अधिकार। कौन सा विकल्प इसका सही है? मतलब किसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में नहीं किया गया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत से बाहर यात्रा करने का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया। और भारत के अंदर अगर आप यात्रा करते हैं किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो इसमें के अंतर्गत जो आपको अधिकार मिलेगा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये अधिकार है। लेकिन अगर भारत के बाहर जाते हैं तो आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान निरर्थक है यह कहा था? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, 19 या फिर 32? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अर्धसंघीय विलियम राइकर, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेनविल ऑस्टिन, फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स। भारत के बारे में इसमें से किसने क्या कहा था आपको बताना है, उसमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धसंघी विलियम राइकर। ये आपका गलत हो जाएगा। भारत जो है या भारत का जो संघ है वह एक अर्धसंघी है। यह किसने कहा था? यह कहा था केसी व्हीलर ने, केसी व्हीलर ने कहा था, ठीक है, न कि विलियम राइकर ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, यही गलत है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा शामिल किया गया है? सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, या फिर समस्त देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। आपको बताना है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया था। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना। ठीक, इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा कुल जो है 4 नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। इसके द्वारा जो है कुल 4 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, और वो कौन कौन से हैं? बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 39, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, अनुच्छेद 39A, इसमालय है। ठीक है, अनुच्छेद 39A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 43A, और पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, अनुच्छेद 48A। ठीक है, और अनुच्छेद 39, ये सभी जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, अनुच्छेद 39 जिसमें बोला गया है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, और उसके बाद समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 39A, और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है, अनुच्छेद 43A, और पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 48A। ये सभी जो है नीति निर्देशक तत्व DPSP आपके जोड़े गए थे कब? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 सब क्लॉज ए के तहत मूल कर्तव्य नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व देना और उसको संरक्षित करना, गाय बछड़े तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना, वन झीलों नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है, अर्थात कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय बछड़े दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना। यह आपका क्या है? यह वो नीति निर्देशक तत्व है, न कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यह क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, और गाय बछड़े दुधारू इन पर रोक लगाने की जो बात की गई है यह अनुच्छेद 48 के अंतर्गत एक क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, नम्य संविधान या फिर द्विसदनी विधानमंडल। कौन इसमें से संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नम्य संविधान। यह संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। संघीय सरकार वह सरकार होती है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संघीय सरकार की विशेषता अगर हम देखें तो दोहरी सरकार, लिखित संविधान, केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता।
ये सभी जो है अनम्य संविधान की सर्वोच्चता, अनम्य संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनी विधायिका। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में उल्लेख करता है? केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का जो उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में किया गया। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 256 से 263। और देखिए इसमें अगर विधायी संबंध पूछ ले, विधायी संबंधों का जो उल्लेख किया गया है 245 से 255, प्रशासनिक संबंध 256 से 263 और वित्तीय संबंध 263 से 268 है, 268 से 293। ठीक है, ठीक, पहला क्या है? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। यदि संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होगी? यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है, यदि लोकसभा अपनी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है, यदि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं, यदि राष्ट्रपति उस आशय का अध्यादेश जारी करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है तो संसद राज्य सूची के विषय में, तब संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रोटेम स्पीकर संसद में कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय अवधि के लिए नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर होता है। जब सदन द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तथा तब जो है प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में दोनों कथन आपके सही हैं। भारत के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम में है? सही कालक्रम में कौन है ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, स्नेह कालक्रम से लगाना है तो इसमें जो है सबसे पहले जाकिर हुसैन, वी गिरी, फ़खरुद्दीन अली अहमद और शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। और स्टार्टिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 62, फिर एस राधाकृष्णन 62 से 67, जाकिर हुसैन 67 से 69, वी गिरी 69 से 74, फ़खरुद्दीन अली अहमद 74 से 77, नीलम संजीवा रेड्डी 77 से 82, ज्ञानी जैल सिंह 82 से 98, आर वेंकटरमण 87 से 92, शंकर दयाल शर्मा 92 से 97। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पत्र संबोधन करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पत्र संबोधित करके अपने त्यागपत्र दे सकता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है। ठीक, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक पर लागू नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक, पहला सही है, दूसरा गलत है। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक या फिर वित्तीय विधेयक पर लागू होता है, धन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं। धन विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक हो गया, इस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान लागू नहीं होता है। ठीक है, और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, न कि राज्यसभा। पहला सही, दूसरा गलत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसके द्वारा 1774 में बॉम्बे में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश थे। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला जो है गलत हो जाएगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल थे। इसमें क्या कह रहा है? जिसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल थे, और ये बात सही है। लेकिन इसकी जो स्थापना किया गया था,
यह बॉम्बे में नहीं किया गया था, कोलकाता में किया गया था। ठीक है, उस समय का कोलकाता। तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है? पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। इसने राजस्व मामले और राजस्व संग्रहण से संबंधित मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटा दिया। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर अंतिम अधिकार दे दिया गया। कौन सा इसमें से गलत है जिसका उल्लेख 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में नहीं किया गया था, यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसने राजस्व मामले और राजस्व संग्रहण से संबंधित मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटा दिया, यह गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था? 1781, 86, 1773 या फिर 1784? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1786 में। 1786 में कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और सही आंसर आपका भी हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की गई। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर विशेष विधायी अधिकार दिया गया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, चार्टर एक्ट 1833, इसका उद्देश्य था सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली की शुरुआत करना एवं घोषणा किया गया कि भारत को कंपनी के तहत कोई भी पद, कार्यालय या रोजगार रखने से नहीं रोका जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यह जो है सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार भारतीय अर्थात केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? देखिए, पहली बार जो किया गया था यह चार्टर एक्ट 1853 द्वारा किया गया था। ठीक है, चार्टर 1853, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 6 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया गया था जिन्हें विधान परिषद सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना था। इससे एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद भी कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की एक विशेषता नहीं है? पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। आपातकाल के दौरान वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियाँ वापस ले ली गई। और इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने या फिर स्थानीय लोगों से उपहार या फिर रिश्वत स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको बताना है कि 1861 के अधिनियम का कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा प्रावधान जो है 1861 के अधिनियम में नहीं किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने या फिर स्थानीय लोगों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यह विकल्प आपका गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। ठीक है, 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा पटियाला के महाराज और सद्दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। कब? 1862 में कैनिंग ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी अधिनियम के माध्यम से मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति देकर के पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, यहाँ पे 1862 में बंगाल में, और उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत है वहाँ पे 1866 में, पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया था। और कैनिंग ने 1859 में प्रारंभ की गई जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी इसको भी मान्यता दे दी गई। और एक सदस्य एक या एक से अधिक सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था और उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार था। इसके साथ साथ आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दे दी गई थी इसी अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, यह आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया कार्यालय गठित किया था? यह जो गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारतीय रियासतों को निम्नलिखित में से कौन से विकल्प नहीं दिए गए थे?
भारत के डोमिनियन में शामिल होने का, पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने का, स्वतंत्र रहने का, या फिर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करने का। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करने का। जो भारतीय रियासतें थे उनके पास 3 अधिकार थे, या तो भारत में शामिल हो, या पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर स्वतंत्र रहे। ठीक है, ऑप्शन डी ब्रिटिश की सर्वोच्चता स्वीकार करना या इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। आई चुंदरीगढ़ जो अंतरिम सरकार गठन हुआ था उसमें किसको कौन सा विभाग दिया गया था उसे सम्मिलित करना है। आई चुंदरीगढ़ के पास क्या था? आई चुंदरीगढ़ की अगर हम बात करें तो यह वाणिज्य मंत्रालय जो है इनको दिया गया था। जगजीवन राम के पास था श्रम मंत्रालय। अब्दुल रब निस्तार की अगर हम बात करें, इनके पास रेलवे और परिवहन था। आसफ अली के पास था, एक सेकेंड, आई चुंदरीगढ़ के पास था वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। ठीक है, और अब्दुल रब निस्तार के पास जो है डाक और वायु मंत्रालय। आसफ अली के पास रेलवे और परिवहन विभाग था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए इसमें अगर हम देखें जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 1946 में, उसमें राष्ट्रमंडल संबंध और विदेश मामले जवाहरलाल नेहरू, गृह सूचना एवं प्रसारण वल्लभ भाई पटेल के पास, खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद के पास, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जान मथाई के पास, श्रम मंत्रालय जगजीवन राम के पास, रक्षा सरदार बलदेव सिंह के पास, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय CH भाभा के पास, वित्त मंत्रालय जो है लियाकत अली के पास, डाक एवं वायु अब्दुल रब निस्तार के पास, रेलवे परिवहन आसफ अली के पास, शिक्षा एवं कला राजगोपालाचारी के पास, वाणिज्य मंत्रालय आई चुंदरीगढ़, स्वास्थ्य मंत्रालय गजनफर अली खान के पास, विधि जोगेंद्र नाथ मंडल के पास। ठीक, ऑप्शन भी सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में RK षणमुखम शेट्टी के पास निम्नलिखित में से कौन सा विभाग था? इनके पास जो है कौन सा विभाग था यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, वित्त मंत्रालय इनके पास था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें प्रारंभ से लेकर के अंतिम गतिविधि तक कालक्रम में लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक, राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का जो अनुसमर्थन किया गया था, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुसमर्थन मई 1949 में किया गया था। मई 1949 में। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने प्रारूप समिति में DP खेतान का स्थान लिया था? प्रारूप समिति में DP खेतान के स्थान पे कौन आए थे? TT कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी हो जाएगा, TT कृष्णमाचारी। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंह को संविधान सभा के प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। SN मुखर्जी संविधान के मुख्य प्रारूपकर्ता थे। HVR आयंगर को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और वसंत कृष्ण वैद्य भारतीय संविधान के अंग्रेजी सुलेखक थे। कौन सा विकल्प इसमें से सही है यह बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बी सही, अन्य विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की नवीन विशेषता माना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की नवीन विशेषता माना? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संविधान की नवीन विशेषता माना, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? बोडो, डोंगरी, नेपाली या फिर कोंकणी?
कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एक सेकेंड, कूट के हिसाब से बताना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात बोडो और डोंगरी को जोड़ा गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो डोंगरी, हाँ, बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक। और भाषा से संबंधित अगर हम बात करें तो 3 बार संशोधन हुआ था, ठीक, 3 बार हुआ था। एक बार हुआ था 21वां संविधान संशोधन किया गया था 1967 में, जिसके माध्यम से सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। उसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में से किससे ली गई है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है। भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश पर शासन करने और कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की विशेषता ली गई है कहाँ से? आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है उसे किस देश के संविधान से लिया गया है? उसे लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान देने वाला कारक नहीं है? भौगोलिक, राजनीतिक, विधिवत्ताओं का प्रभाव या फिर केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल संविधान? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक कारक। यह जो है भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान देने वाला कारक नहीं है, ठीक है। बाकी भौगोलिक कारक, विधिवत्ताओं का प्रभाव, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एकल संविधान, यह सभी जो है इसकी विशेषता है। तो बी गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म के रूप में किसने वर्णित किया था? किसने कहा था कि भारतीय संविधान एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है? किसने कहा? यह जो सही है मॉरिस जोन्स द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था कब? संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था कब पारित किया गया था? इसे 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें प्रशासन के या शासन के लिए भारत के मूलभूत सिद्धांतों को रेखांकित किया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, कुछ राज्य दिए गए हैं और उसमें जो है राज्यसभा में जो सीट हैं उसमें बताना है कि किसमें कितने सीटें हैं। बात करेगा छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में सीट है 5, ठीक। असम में सीटों की जो संख्या है 7 है। गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात में जो यह सीट है कितनी है? गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में जो है 11 है और झारखंड में 6 है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन बी। 2, 1, 3, 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान सभा के गठन की मांग अंततः स्वीकार की गई थी किसके माध्यम से? यह स्वीकार किया गया था अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, ठीक है। देखिए, संविधान सभा की मांग को अंततः 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसी के दौरान जो है इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का गठन वर्ष सही सुमेलित नहीं है? गोवा का 1987, हरियाणा 66, मणिपुर 1972, नागालैंड 1964। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड 1964 नहीं है। नागालैंड का जो गठन किया गया था 1963 में हुआ था, 1963 में, ठीक है। बाकी विकल्प आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई MYUVA जो मायुवा योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उद्यमिता को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी जो शुरुआत की गई थी, ठीक, इसकी शुरुआत की गई थी उद्यमशीलता, युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। और इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। और बजट 2024-25 के लिए
बजट 2024-25 में इस योजना के लिए, युवा योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाया गया है। यह पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के बारे में सही है। विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन वन्यजीव वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय साइट्स के दिन में मेल खाती है और 1973 में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। उसके साथ साथ जो है, अगर 2024 की थीम पूछ ले तो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यह इसकी थीम है। ठीक है, 2024 की। ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ओखला पक्षी अभयारण्य जो है गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन गैस का प्रकार किसके द्वारा निर्मित सही सुमेलित नहीं है? कौन? ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से, ग्रीन हाइड्रोजन जल, ब्लू हाइड्रोजन वायुमंडलीय गैस से, उपरोक्त में से कहीं नहीं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू हाइड्रोजन वायुमंडलीय गैस से, यह गलत है। ठीक, बाकी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई यूनिसीड के साथ समझौता किया है? UNISED के साथ समझौता किया है। आपको बताना है कौन सा जिला हस्ताक्षर किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थनगर। ठीक, सिद्धार्थनगर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट प्रवीण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट प्रवीण का संबंध किससे है? नौकरी के लिए लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण और नए युग का पाठ्यक्रम तैयार करना, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, प्रोजेक्ट प्रवीण। देखिए, प्रोजेक्ट प्रवीण इसके माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। और यह जो परियोजना है राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसके अंतर्गत जो लड़के और लड़कियों को शामिल किया जाएगा किस आयु वर्ग के होंगे या फिर से किस कक्षा से लेकर के किस कक्षा तक होंगे, तो 9 से लेकर के 12। ठीक है, ऑप्शन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 2000 ईस्वी में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य देश में केवल राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का विकास करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला सही दूसरा गलत है। पहला सही दूसरा गलत है। इसका उद्देश्य है कि यह संबंध बस्तियों को प्रत्येक मौसम में सड़क माध्यम से संपर्क स्थापित करना, सड़क से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन TWS स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? रोहेलखंड, अवध, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड? देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बुंदेलखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं आता है? हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट या फिर आजमगढ़? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आजमगढ़ जो है बुंदेलखंड के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, बाकी हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। हमीरपुर बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, बुंदेलखंड का जो विस्तार है यह 7 राज्यों में है। चित्रकूट, बांदा, झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो है 7 जिले उत्तर प्रदेश के हो गए और 6 जिले मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आजमगढ़ इसके अंतर्गत नहीं आता। मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? मूल अधिकार जो है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। वे आत्यांतिक नहीं बल्कि विशेषित होते हैं। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और ए और सी। ठीक है, ए और सी आपका सही हो जाएगा। मार्शल लॉ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा फ्रांसीसी सामान्य कानून से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान मिलता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए
निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए इसमें बस निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तो मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था नहीं है? जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन सभी माध्यमों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नहीं दिया गया है? भारत सरकार को विधिक सलाह देना, सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में पेश होना, भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में पेश होना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा अधिकारी से नहीं प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात ये सभी अधिकार जो हैं इसे प्राप्त है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संसद में प्रश्नकाल के दौरान एक तारांकित प्रश्न को एक अतारांकित प्रश्न में तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न में कौन सा अंतर होता है यह बताना है। तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है एवं पूरक प्रश्न की अनुमति होती है। अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है एवं पूरक प्रश्न की अनुमति होती है। तारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है एवं पूरक प्रश्न की अनुमति होती है। अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है एवं पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? मतलब तारांकित और अतारांकित बीच जो अंतर है किस में दिया गया है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है एवं पूरक प्रश्न की अनुमति होती है। ठीक है, तारांकित प्रश्न के बाद तो पहला आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सदन का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? अपनी कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार, संवेदनशील मामलों पर चर्चा करने के लिए गुप्त बैठक आयोजित करने का अधिकार, गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार यह जो है इनका सामूहिक अधिकार नहीं है संसद के सदस्यों का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन जो है कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में किया गया था। ठीक है, 1964 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या होनी चाहिए? संसद के दोनों सदनों की बैठक के लिए आवश्यक कोरम कितनी होनी चाहिए यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, दोनों सदनों की सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक न तो दो, अर्थात दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के लोकलेखा खाते में भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है। भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिंबित नहीं करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, नशीले पेय पदार्थों नशीली दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबी को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। कौन जो है गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यह गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। ठीक है, देखिए समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना यह समाजवादी सिद्धांत है। समाजवादी सिद्धांत है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है गांधीवादी सिद्धांत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था? किसने कहा था कि भारत का जो संविधान है वकीलों का स्वर्ग है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने। और ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि कोई एक मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो बहुत लंबे समय तक वो चलता रहता है, जिससे वकीलों का जो है वह वकीलों का भी काम चलता रहता है और पैसे मिलते रहते हैं, उनको भी रोजगार मिलता रहता है। इसी कारण जो है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया। ऑप्शन भी हो जाएगा। अंतरिम बजट का उद्देश्य क्या है? अंतरिम बजट का उद्देश्य क्या है? अंतरिम बजट उस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में होती है। यही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। एस के धर समिति भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी आर्थिक सुधार के लिए, शैक्षणिक सुधार के लिए,
राज्यों का भाषाई पुनर्गठन के लिए या फिर संवैधानिक संशोधन के लिए? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। राज्यों का भाषाई पुनर्गठन के लिए एसके धर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया था? इसका जो गठन है 1948 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कौन सा देश ऐसा किया है? यह किया गया फ्रांस द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस द्वारा। बीसी बी साई प्रणीत जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध किस खेल से है? यह जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक द्वारा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसे जो है 10 संकेतकों के आधार पर इसे जारी किया जाता है। उसके साथ साथ महिला व्यवसाय और कानून 2024 शीर्षक से यह रिपोर्ट जो है जारी किया गया था। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा। हाल ही में क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2024 घोषित किया गया। क्रिस्टीना प्रिजिस्कोवा को 2024 का मिस वर्ल्ड घोषित किया गया है और वह निम्नलिखित में से किस देश की हैं यह बताना है। यह जो है चेक गणराज्य की है। ऑप्शन डी हो जाएगा, चेक गणराज्य की है। 2024 के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान का थीम क्या है? इसका जो थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति, यह इसका थीम है, नारी शक्ति से जल शक्ति 2024 का। ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में महतारी वंदना योजना का प्रारंभ किया? महतारी वंदना योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया था? देखिए, इसकी जो शुरुआत की गई थी महतारी वंदना योजना की, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महतारी वंदना योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, उनकी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, परिवार में उनकी जो निर्णायक भूमिका है इसको मजबूत करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है यह किशोर मकवाना को। ऑप्शन बी। एक साथ एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति हाल ही में किसके अध्यक्षता में गठित किया गया था? इसका गठन रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और समिति ने विभिन्न हितधारकों के विचारों को इसमें साझा किया गया। उसके साथ साथ जो है इसमें जो है एक राष्ट्र एक चुनाव कराने पर जो है निर्णायक भूमिका निभाने वाली इसको संस्था माना गया। ऑप्शन हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक SDI 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का जो रैंक है वह 134वां है, 134वां स्थान पे है। हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास लामीतीय भारत और किस देश के बीच में हुआ था? अभ्यास लामीतीय कजाकिस्तान, ओमान, सेशेल्स या फिर सऊदी अरेबिया। देखिए, लामीतीय जो अभ्यास है यह भारत और हुआ था सेशेल्स के बीच में। ठीक है, भारत और सेशेल्स के बीच में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है? विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय जो क्षेत्र है वह बेगूसराय। और इसकी अगर हम बात करें तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार गुवाहाटी इसे विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। उसके साथ साथ दिल्ली सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी घोषित किया गया है इसे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी। और यह मुख्य रूप से ऑनलाइन प्रशिक्षण के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा निम्नलिखित में से किस नाम को मंजूरी दी गई है? चंद्रयान 3 जहाँ लैंड किया था उसे क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट उसे नाम दिया गया। ऑप्शन ए सही है। और इसे जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा मान्यता दे दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजा द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। ऑप्शन ए हो जाएगा।
भारत की प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन शुरू होने वाला है कहाँ पे? इसका संचालन शुरू होने वाला है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसका संचालन शुरू होने वाला है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली निर्मित जो गुड इनफ एनर्जी इस पहल का नेतृत्व करेगी और इसके अंतर्गत इसकी जो क्षमता होगी 7 गीगावाट प्रति घंटे होगी और इसे 2027 तक 20 गीगावाट तक बढ़ाने की बात की गई है। ठीक दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2024 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2024 का जो एबेल पुरस्कार है मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया है। मिशेल टैलाग्रैंड को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। सक्षम ऐप क्या है? वास्तविक समय के चुनाव प्रणाली और अपडेट प्रदान करेगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनाव के दौरान सेवाओं को सुविधाजनक बनाएगा। उम्मीदवार और दलों के चुनाव प्रचार खर्च की निगरानी करेगा। चुनाव कर्मियों, रिटर्निंग अधिकारियों और उनके कार्यों का प्रबंधन करेगा। देखिए, जो सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदान पंजीकरण, चुनाव के दौरान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 32वां देश बन गया है? स्वीडन को नाटो का जो है 32वां मेंबर बनाया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमन कुमारी। यह बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम है इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया गया था? इसका उद्घाटन जो किया गया है किस नदी के नीचे किया गया है? हुगली नदी के, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ स्थापित किया गया है? इसका स्थापना किया गया है पटना में। भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संघर्षग्रस्त देश में ऑपरेशन इंद्रावती प्रारंभ किया था? ऑपरेशन इंद्रावती प्रारंभ करके भारतीय नागरिकों को किस देश से बचा करके लाया गया था? हैती से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? स्वदेशी रूप से विकसित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलपक्कम। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। डेनियल कॉहमैन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनको आर्थिक विज्ञान में स्वेरिंग्स रिस्क बैक्स पुरस्कार से निम्नलिखित में से किस वर्ष दिया गया था? इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2002 में। 2002 में। कौन सा राज्य विधना पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार? झारखंड द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ASTDS टैग ओशन ग्रेस पाने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पारादीप। देखो, उड़ीसा का जो पारादीप बंदरगाह है ओशन ग्रेस पाने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का पहला AI जनरेटेड स्कूल शिक्षा रोबोट आइरिस भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तुत किया गया है? इसे प्रस्तुत किया गया है भारत के केरल राज्य में, ऑप्शन है। केरल के स्कूल ने आइरिस नामक एक शिक्षक के रूप में एक ह्यूमनाइड रोबोट को प्रस्तुत किया है और इसका अनावरण जो है तिरुवनंतपुरम के KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया है। ठीक, ऑप्शन है। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? भारत और मलेशिया के बीच में होता है। भारत और मलेशिया के द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, और भारत और मलेशिया के बीच में अन्य जो युद्ध अभ्यास होते हैं, उदार शक्ति अभ्यास जो वायुसेना का अभ्यास है, हरिमाओ शक्ति जो थल सेना का अभ्यास है। ठीक है, और जो आपके जल सेना का जो है वो समुद्र लक्ष्मण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चापचार कूट महोत्सव आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? चापचार कूट यह मिजोरम में मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस संसदीय मंच का पदेन अध्यक्ष नहीं है? युवाओं पर संसदीय मंच,
जल संरक्षण और प्रबंधन पर संसदीय मंच, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय मंच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच। इसका अध्यक्ष जो है, इसका लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भारत का संविधान अनुच्छेद 149 में सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। सीएजी राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। देखिए, सीएजी के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 148 में किया गया, ठीक। दूसरा सही है, पहला गलत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है। राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, गलत है। इसकी अगर हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में जो योग्यताएं हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए, और उसे 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी न्यूनतम आयु उनकी कितनी होनी चाहिए, इसका उल्लेख नहीं किया गया, ठीक। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए कौन सा कथन सही है? इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है। न्यायिक समीक्षा का इसका जो दायरा है सीमित है। यह यथोचित न्याय प्रक्रिया के अनुसार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, और इसका कोई सलाहकार क्षेत्राधिकार नहीं है। कौन सा विकल्प है इसका सही है यह बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यायिक समीक्षा का इसका दायरा सीमित है, यह विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लोकसभा में इस प्रस्ताव को अपनाने का औचित्य बताना होगा। इससे किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्री परिषद की निंदा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को पद से इस्तीफा देना पड़ता है। कौन सा विकल्प है? इसका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निंदा प्रस्ताव जो लाया जाता है इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, ठीक है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। लेमडक सत्र का तात्पर्य क्या है? लेमडक सत्र किसे कहा जाता है? नई लोकसभा के निर्वाचन होने के बाद जो वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है, अंतिम सत्र, उसको लेमडक कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? व्यक्तिगत विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में ही उपलब्ध होते हैं। उनसे संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। सभी विशेषाधिकारों को लोकसभा की प्रक्रिया के नियम के तहत संहिताबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों के संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी विशेषाधिकार को लोकसभा की प्रक्रिया के नियम के तहत संहिताबद्ध किया गया है, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया हुआ है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब तक जो है 4 बार हुआ है। कब? 1952, 1962, 1972 और 2002। 1952, 62, 72 और 2002 में 4 बार अब तक परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बात करेगा छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों का, एक सेकेंड,
इन राज्यों का उल्लेख किया गया छठी अनुसूची में। 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, 9वीं अनुसूची जो है इसमें भूमि सुधार और जमींदारी जो है इससे संबंधित भूमि सुधार का उल्लेख जो है से संबंधित जो कानून थे इसमें डाल दिया गया था। तीसरी अनुसूची जो है, तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। और पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 3 4 1, ऑप्शन सी हो जाएगा 2 3 4 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन इसमें सही सम्मिलित नहीं है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग जो 17 है आपातकालीन प्रावधान, और भाग आपका 9 जो है पंचायत का उल्लेख किया गया। कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसमें अगर हम बात करें आपातकालीन प्रावधान का, आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख भाग 17 नहीं बल्कि 18 में है। ठीक है, भाग 18 में। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषित वीटो। यह भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। बाकी आत्यांतिक, निलंबनकारी और पॉकेट, यह तीनों वीटो जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, जबकि विशेषित वीटो यह केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान में वर्णित रीट के बारे में सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों और अन्य कानून अधिकारों दोनों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है। रीट अधिकारिता अमेरिका कानून से उधार लिया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, क्या पूछा कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है। ठीक, केवल मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है। और दूसरे में अगर हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, जैसे रीट जो है ब्रिटिश कानून से लिया गया है, न कि अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कानून से। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। जो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का विलय, राजनीतिक एकरूपता या फिर शक्तियों का पृथक्करण। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। यह संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। इसमें क्या पूछा है कि कौन संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। देखिए अगर हम बात करें संसदीय सरकार की विशेषता कौन सी है, तो दोहरी कार्यपालिका, बहुमत के दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन होना, शक्तियों का सम्मिश्रण, यह जो है संसदीय सरकार की विशेषता है। और राष्ट्रपति शासन वाले एकल सरकार की विशेषता क्या है, एकल कार्यप्रणाली, राष्ट्रपति विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होना, उत्तरदायित्व का अभाव, राजनीतिक एकरूपता नहीं, एकल सदस्यता, राष्ट्रपति का नियंत्रण, शक्तियों का विभेद, निचले सदन का विघटन न होना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में कौन सा विकल्प सही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मृत्युदंड की क्षमा करने का अधिकार है। कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के संबंध में राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, देखिए जो मृत्युदंड से संबंधित मामला है, मृत्युदंड से समाधान की शक्ति है या राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ठीक है, राज्यपाल को और कोर्ट मार्शल के अंतर्गत जो सजा दी जाती है इसको बदलने का भी अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। जनमत संग्रह पहल, जनमत संग्रह दोबारा है क्या, देखिए ये हिंदी इंग्लिश वाला देखिए रेफरेंडम और प्लेबिसाइड। ठीक, पहल प्रतिविलंबन, इसमें आपको बताना है कौन जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिविलंबन। ठीक, यह जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बजट के अधिनियमन में निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए और इन्हें अंतिम चरण से शुरू करके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले जो है अगर बजट की बात की जाए, सबसे पहले जो आएगा वह बजट प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद जो है इस पर सामान्य चर्चा होगी, अनुदान मांगों पर मतदान किया जाएगा और फिर विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका 4-2-1-3 ऑप्शन बी 4-2-1-3। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के बारे में कौन सा विकल्प सही है? सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। सदन में गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिनों की सूचना की आवश्यकता हो 7 दिन की सूचना की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। देखिए सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर होता है? अगर हम देखें सरकारी विधेयक इसे संसद में मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक में किसी ऐसे सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है। सरकारी विधेयक नीतियों को प्रदर्शित करता है, सत्तारूढ़ दल की नीतियों को प्रदर्शित करता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक यह सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। सरकारी विधेयक सदन द्वारा इसे पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, गैर सरकारी विधेयक का पारित होना बहुत कम चांस होता है। सरकारी विधेयक सदन अस्वीकार होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर सरकारी विधेयक सदन द्वारा स्वीकार कर दिया जाए तब सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, जिसका मतलब ये होता है कि सरकार अपना विश्वास मत खो चुकी है। लेकिन गैर सरकारी विधेयक संसद में पारित होने की उम्मीद कम होती है, उसके साथ साथ इसके अस्वीकार होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकारी विधेयक सदन में पेश करने के लिए 7 दिन पहले सूचना देनी पड़ता था, नोटिस देनी पड़ती है, और गैर सरकारी विधेयक सदन में पेश करने के लिए 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, तो यह अंतर होता है, डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। विपक्ष के नेता के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? भारत के संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं है, वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। संविधान अनुदान सांविधिक अनुदानों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? अनुच्छेद 275 संसद को राज्यों को सांविधिक अनुदान देने का अधिकार देता है। सांविधिक अनुदान भारत की संचय निधि पर भारित होता है। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। राज्य के मुख्य सचिव के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? मुख्य सचिव का चयन राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह के लिए किया जाता है। इस पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है। मुख्य सचिव का जो चयन है मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, और मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की कार्यकारी शक्ति है, और इसे राज्य के राज्यपाल के नाम पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसे 2021 में लॉन्च किया गया था, और यह केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को ही योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यह योजना इसके तहत उच्च और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित छात्र स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल और नर्सिंग छात्र आदि को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है आपराधिक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए, मानव तस्करी की निगरानी और जांच के लिए, चोरी हुई सामग्री को खो जाने और मिल जाने के लिए, बाल श्रम में संलग्न बच्चों को बचाने के लिए। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किससे संबंधित है? इसका जो संबंध है आपराधिक रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, और इसे प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल प्रदान करने के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, और यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करता है। प्राथमिक नहीं, माध्यमिक और तृतीयक है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। मसान होली एक विशेष 2 दिवसीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर मनाया जाता है? मसान होली जो है यह वाराणसी में खेला जाता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अन्य राज्यों की सीमा से अधिकतम संख्या से जुड़ा हुआ है? वह सोनभद्र है, सोनभद्र। ठीक, सोनभद्र इस मामले की अगर बात करें तो इसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती है। सोनभद्र की सीमा जो है 4 राज्य से लगती है। पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण में छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में झारखंड और पूर्व में बिहार। ऑप्शन डी।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो MP लेट्स है, इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा 1993 में की गई थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प सही है? कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्देश्य देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों का विकास सुनिश्चित करना। इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। कौन जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प सही, ठीक। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन ईंधन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है, जहां उत्सर्जन वातावरण में उत्सर्जित कर दिया जाता है। ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपका गलत है, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, ठीक। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दे। अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।